हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश किए थे और थोड़ा सा ही हमने पढ़ा ही हुआ था। हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सम केमिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करी थी हमने। तो उसमें कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने देखा था कैसे बनता है, फिर आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है उसको भी देखा था। ठीक है, तो कुल मिला के आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है और जिस भी चीज़ का हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे थे वो चीज़ का वो जो उसका कंपोनेंट जो होता है वो बहुत ही कम, रिलेटिवली पानी की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को वैसे भी हम बोलते थे, क्या बोलते थे, एनर्जी गिविंग फूड। ये हमने क्लास 5th में भी पढ़ा हुआ था। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में खास बात क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज़ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, जो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, आंखें झपकने के लिए। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरी करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ये तो याद रखना ही होगा आपको, और मुझे लगता है याद भी होगा आप लोगों को, आपने क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो एक तो शुगर के फॉर्म में इसका सोर्स मिल सकता है। कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सिंपल शुगर या ग्लूकोज कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हनी से मिल सकता है, फ्रूट से मिल सकता है, टेबल शुगर से मिल सकता है। टेबल शुगर को हम प्रोसेस्ड शुगर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो शुगर केन होता है, शुगर केन से जो जूस निकलता है, उस जूस को प्रोसेस करके फिर वो जो है ये टेबल शुगर बनाया था, इसलिए उसको प्रोसेस्ड शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट डायरेक्टली मिक्स इन ब्लड एंड गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी ये देता है, जैसे हमारे बॉडी में जैसे ये ब्लड से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, वो भी सिंपल शुगर खास करके ग्लूकोज टाइप के, तो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इसका सबसे और बढ़िया एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी जो आपके यहाँ पे आता है। बोलता नहीं है कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी क्यों कैसे देता होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सिंपल शुगर होगा या फिर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जितनी जल्दी ये हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही जो है तुरंत हमें एकदम ऐसे लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई हो। ठीक है, तो आगे से अगर कोई आपसे बोले कि यार इसमें कुछ मैजिक है क्या ग्लूकोज में, ग्लूकॉन डी में, जो एकदम से हमें एनर्जी देता है, तो आप बता सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारा कमाल कार्बोहाइड्रेट का है। और वो भी कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म, शुगर वाला फॉर्म, सिंपल शुगर वाला फॉर्म या फिर ग्लूकोज वाला फॉर्म। ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर हम लेते हैं तो जितना जल्दी ये ब्लड से जो है ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, उतना जल्दी ये जो है एनर्जी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्च, स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये याद रखना है। तो शुगर भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। सिंपल शुगर नॉर्मल ऊपर वाला जो शुगर था वो था, और कॉम्प्लेक्स शुगर एक तरीके से होता है, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसको बोल सकते हैं। इसको हम कहाँ से लेते हैं, कॉर्न से लेते हैं। कॉर्न मतलब आपके यहाँ पे जो भुट्टा वगैरह होता है उससे, पोटैटो से ले सकते हैं, व्हीट से ले सकते हैं, राइस से ले सकते हैं। आगे कह रहा है कि व्हेन वी ईट दीज काइंड ऑफ फूड देन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। तो देखो हमारा बॉडी जो है ना, कि जब ये कॉम्प्लेक्स शुगर होगा या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये जो है बॉडी एक्सेप्ट तो कर लेता है, उसके बाद तब तक ये जो एनर्जी नहीं रिलीज़ करेगा जब तक जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद वो ब्लड से जब मिलेगा तब जाके एनर्जी रिलीज़ होगी। तो कुल मिला के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इससे जो है एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब जैसे तुम कॉर्न खाया तुमने, जैसे तुमने पोटैटो खाया, तुरंत तुम्हें एनर्जी नहीं फील होगा। लेकिन वहीं अगर तुमने हनी लिया, तुरंत तुम्हें लगता है कि अरे मैंने कुछ अच्छा खाया, एकदम से तुम एनर्जी फील कर रहे होते हो। क्लियर है। अब वो टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ स्टार्च एक तरीके से टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम लो, उसमें से थोड़ा सा उसका जो है क्वांटिटी लो, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। आयोडीन सोल्यूशन जो हमने पहले बनाया था, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाया था, उसमें टिंचर आयोडीन को
एक हाफ बीकर में मिला दिया था 2-3 ड्रॉप, 4-5 ड्रॉप भी मिला सकते हैं हम। तो जब उसमें मिला दिया था तो वो बन गया था डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। उस आयोडीन सोल्यूशन को जब हम खाना लेंगे, खाने का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसको किसी और बर्तन में डाल दिया, किसी बोल में डाल दिया, उस बोल में जो है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का 2-3 ड्रॉप हम डाल देंगे। ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन जो है हमने पहले प्रिपेयर कर लिया था, हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? कह रहा है कि अगर मैंने डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूट जो है आयोडीन सोल्यूशन अगर मिलाया उस खाने में और अगर उसका कलर चेंज हो गया, खाने का कलर या आयोडीन सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसमें स्टार्च होगा। आपके खाने में अगर स्टार्च है तो आयोडीन सोल्यूशन डालते ही उसका जो कलर होगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट ब्लैक जैसा दिखेगा। तो अगर ब्लैक जैसा ऑलमोस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फूड आइटम था उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के बारे में क्या बोल रहा है? प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि प्रोटीन हेल्प इन मसल फॉर्मेशन एंड मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्या करता है ये? जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ हमारा जो है बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो पार्ट्स भी चौड़े हो रहे होते हैं। तो चौड़े क्यों कब होंगे? जब हमारे बॉडी के अंदर की मसल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो करेंगे। उन मसल्स को ग्रो कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होता तो हमारे जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है प्रॉपरली मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनकी हाइट तो बढ़ गई, अगर हाइट भी बढ़ रही है तो भी जो है वो उसमें भी जो है प्रोटीन का हाथ होगा। अगर ऐसा हो गया कि एज बढ़ने के साथ साथ जो है किसी की हाइट ही नहीं बढ़ी, किसी के जो है मसल्स ग्रोथ नहीं हुए, चौड़ाई नहीं बढ़ी बॉडी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रोटीन वगैरह की कमी रही होगी, प्रोटीन अच्छे से उसको नहीं मिला होगा। और उसके पीछे एक और रीज़न है, हो सकता हो जेनेटिक कुछ हो, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, कुछ जो है मम्मी पापा से जो इनहेरिट किया था हमने उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो। तो ये टर्म्स आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मम्मी पापा से मिलते हैं। आपकी जैसे हाइट, अगर हाइट आपकी नॉर्मल है, एवरेज हाइट है, तो उसके पीछे रीज़न ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी की या आपके पापा की एवरेज हाइट रही होगी, इसकी वजह से आपकी भी हाइट जो है एवरेज रह गई। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें मम्मी पापा की हाइट नॉर्मल थी और आपकी हाइट एकदम से ज़्यादा हो गई, तो उसमें जो है आपके मम्मी पापा के से आपको जो कुछ भी मिला था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है आपकी हाइट एकदम से ग्रो कर गई होगी। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है क्या करता है, और हाँ एक और चीज़ करता है, अगर हमें कहीं चोट लग गया हो और हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो मसल्स में कहीं पे हमें चोट लग गया, इंजरी हो गई हो, इंजरी कहीं पे होगी तो हमारे जो वहाँ के सेल्स होंगे जिस जगह पे इंजरी हुई होगी उस जगह का जो स्किन होगा वो डैमेज होगा। तो डैमेज्ड स्किन जो होगा, अब वो जो है वहाँ पे थोड़ी सी कमी आ गई होगी हमारे बॉडी में, एक तरीके से वो हमारे बॉडी का पूरा बहुत ही अच्छे से फंक्शनल था। अब जैसे उस पार्ट में प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब ये हो कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एक दिक्कत आई है। तो अगर छोटे से छोटे पार्ट में भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये वो बॉडी का पार्ट है, तो उसको जो है सही करने की जिम्मेदारी हमारे बॉडी की होती है। और वो सही कब कर पाएगा? जब उसको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन जो है वो सारे घाव को ठीक करता है और जो डैमेज सेल्स हैं उसकी जगह पे नए सेल्स जो है रीग्रो करवाता है। ठीक है, नए सेल्स आ जाते हैं, वो किसकी वजह से आ पाते हैं? प्रोटीन की वजह से। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? प्लांट के बारे में बात करी जाए तो ग्राम है, चने हैं, मूंग दाल है, तुअर की दाल है। तूर दाल मतलब होता है अरहर की दाल। बीन्स हैं, कई तरह के बीन्स आते हैं, सोयाबीन्स हैं, फिर पीज़ हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्लांट्स हैं प्रोटीन्स के लिए जो सोर्सेस होते हैं। एनिमल्स में क्या कह रहा है? मीट है, फ़िश है, पनीर है। पनीर को क्यों इसमें एनिमल्स में डाला हुआ है? क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट है, ये मीट की तरह तो नहीं है। और मिल्क भी जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में आता है, क्योंकि ये भी जो है एनिमल से जो है हम लेते हैं। एनिमल से हम मिल्क भी लेते हैं और मिल्क को प्रोसेस करके हम पनीर बनाते हैं। अच्छा, पनीर को जो हम पनीर खाते हैं ना, इसको चीज़ नहीं बोलते हैं। चीज़ के कई तरह के फॉर्म होते हैं, इसको हम
बोलते हैं, हमें चीज़ की जगह पे हम इसको बोलते हैं कॉटेज चीज़, COTTAGE, कॉटेज चीज़। ठीक है, कॉटेज चीज़ को हम पनीर बोल सकते हैं। अगर हम अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ चीज़ बोलें तो चीज़ क्या होता है कि अगर आप बर्गर वगैरह आपने खाया होगा तो बर्गर के बीच में एक स्लाइस डालते हैं चीज़ का, तो उस वो जो चीज़ का स्लाइस होता है उसको चीज़ बोलते हैं। वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, और जो कॉटेज चीज़ होता है ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो पनीर होता है इसको हम चीज़ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ चीज़ नहीं बोलते, इसको हम कॉटेज चीज़ बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या कह रहा है? टेक अ फूड आइटम फ्रॉम यू नीड अ मेक अ पेस्ट। टेक अ फूड आइटम देन यू नीड टू मेक अ पेस्ट। पेस्ट कैसे बनाएंगे कि उसको जो है उसमें चला दिया हमने, मिक्सी में चला दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब होता कैसे है? एक ट्यूब जैसा होता, लंबा सा वो होता है, शीशे का बना हुआ एक बर्तन होता है, बिल्कुल पतला सा लंबा सा सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस बच्चे ने जो पकड़ा हुआ है इसी को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ऊपर जो है होल होता है, इस होल के थ्रू जो है ऊपर से आप कुछ भी डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, लेकिन नीचे का जो इसका सरफेस होता है वो कर्व्ड शेप का होता है थोड़ा सा। ठीक है, और जो दूसरे हाथ में ये लिया हुआ है इसी को बोलते हैं ड्रॉपर। ठीक है, एक ड्रॉपर ही यूज़ कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। पानी जो है टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद डालना है और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से जो है हिला देना है। यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी हमने देखा था कैसे बनाया था। तो यूजिंग अ ड्रॉपर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का 2 ड्रॉप हम मिलाएंगे और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का मिलाएंगे। ठीक है, उस पानी में याद है ना कि अभी हमने 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मिलाया था, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला दिया, फिर 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट मिला दिया और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा मिला दिया। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। उसको अच्छे से जो है टेस्ट ट्यूब को हिलाने के लिए बोल रहा है, फिर उसको जो है कुछ देर के लिए छोड़ देने के लिए बोल रहा है, कुछ देर जो है ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। उसके बाद कह रहा है कि अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो वो फूड आइटम जो था उसका पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट में हमने 10 ड्रॉप पानी का डाला था। ठीक है, उसके बाद 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का डाला था और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा का डाला था। अगर ये उस खाने का कलर जो था, उस जो टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी उसका कलर अगर वॉयलेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट था, उस आपका जो फूड आइटम था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।